subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन एंड द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूरिन सिस्टम को लेकर या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को लेकर, क्योंकि इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में क्वेश्चंस आना है तो ये क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको डिटेल नॉलेज हो सके, क्योंकि ये वीडियो बेसिक डिटेल फिजियोलॉजी है जो आपके इन फ्यूचर आपके जो पैथोफिजियोलॉजी है या फार्माकोलॉजी में भी हेल्पफुल करेगा अगर आप इस वीडियो को, इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो ये टॉपिक बेसिकली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट है, चाहे आप 11th-12th के बायोलॉजी स्टूडेंट हों या फिर फार्मेसी में हो, नर्सिंग में हो या फिर किसी और स्ट्रीम के हों। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द anatomy and physiology, you can check description box below for the link. And if you want to download my notes, you can check my website www.pharmacyconcepts.in. So now let's discuss about the topic. So human excretory system, जिसे हम human urinary system भी बोलते हैं, क्योंकि आपका जो किडनी है या यूरिन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाथवे है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को या आपके मेटाबोलाइट्स को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए। मेजर ऑर्गन है एक तरीके से किडनी बात करें तो किडनी के जो फंक्शनल यूनिट है वो हमारा है नेफ्रॉन। तो ये जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारा एक किडनी है, वन किडनी समझ लो, क्योंकि हमारे पास दो किडनी होते हैं। और इस किडनी के जो पिरामिड्स हैं इस एरिया पे होते हैं आपके नेफ्रॉन्स, ये आपके नेफ्रॉन्स हैं जो कि आपके कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों पे होते हैं, ठीक है। और ये बेसिक आपकी स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, जहाँ पे आप देख सकते हैं वेंस कैप्सूल को, एफरेंट आर्टियोल्स को, आपके ये आपका ग्लोमेरुलस को, एफरेंट आर्टियोल्स को। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो आपके कलेक्टिंग डक्ट है जहाँ से आपका यहाँ से यूरिन आपका फिल्टर होता है, आपकी बात करें यूरिन की तो यूरिन आपके यहाँ से फिल्टर होता है और इस पाथवे के थ्रू आपके कम्प्लीटली पहुंचता है कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ से होता है एग्जिट जो निकलता है आपके माइनर कैलिक्स में। ये आपका देख सकते हैं ना, ये हमारा है माइनर कैलिक्स, है ना। तो यहाँ से आपका यूरिन जो है पहुँचता है मेजर कैलिक्स पे और यहाँ से फिर पहुँचता है आपके यूरेटर पे, फिर नीचे आएगा आपके ब्लेडर पे। तो ये प्रोसेस है, ये केवल दिखने के लिए है कि किस तरीके से आपका नेफ्रॉन कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं। अब एक्चुअल में जो आपके एग्ज़ाम में आएगा टू ड्रा द वेल डायग्राम ऑफ द नेफ्रॉन, तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है जो कि बहुत ही इजी वे पे है। इस स्ट्रक्चर को मैंने खुद डिज़ाइन किया है, बनाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड से शेयर भी कीजिए ताकि हमको इस तरीके से मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ठीक है। तो बात करें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की तो ये जो पार्ट है जो कि ब्लाइंड इंड है वो हमारा है वुमेन्स कैप्सूल, और ये जो एरिया है ये हमारा क्या है, एफरेंट आर्टियोल। इस एफरेंट आर्टियोल से ही आपका जो ब्लड है, आपका ब्लड है वो पहुंचता है पहुंचता है आपके कहाँ से, किडनी से हमारे नेफ्रॉन पे। लगभग 20% जो कार्डियक आउटपुट है वो पहुंचता है हमारे एफरेंट आर्टियोल के थ्रू आपके ब्लड। और ये जो ब्लड है इस जो कैपिलरी जंक्शंस हैं, कैपिलरी नेटवर्क्स हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस, ठीक है। क्या है ग्लोमेरुलस, ये क्या है हमारा वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। इसी पे हमारा जो है ब्लड जो है फिल्टर्ड होते हैं, फिल्टर होने के बाद ये आपका इंटर करेंगे हमारे ट्यूब्यूल्स पे। ये एरिया हमारा क्या है, पीसीटी, जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, जो कि आपके कोटेक्स एरिया में रहता है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट रहता है मेडुलर एरिया पे। यहाँ से ऊपर जो है वो कोटेक्स एरिया है, यहाँ पे आपका मेडुलरी एरिया है, ठीक है, याद रखिए। ये हमारा है लूप ऑफ हेनले, है ना, ये हमारा क्या है, दिस इज द लूप ऑफ हेनले। अब इसके दो पार्ट होते हैं, आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये एरिया हमारा है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, जिसे हम छोटा शॉर्ट फॉर्म में डीसीटी भी बोलते हैं, आपका पीसीटी भी बोलते हैं। और ये आपके पहुंचता है फिर आपके किस पे, कलेक्टिंग डक्ट पे, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जो आपके रीनल से या रीनल्स जो आर्टरीज हैं उसमें जो ब्लड है वो पहुंचता है हमारे इस एरिया पे। यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन होगा, फिल्टर होने के बाद ये पहुंचेगा हमारे इस पीसीटी पे, और इस तरीके से आपका यूरिन जो है इस पाथवे के थ्रू
आपके एग्जिट होते हैं कलेक्टिंग डक्ट होते हुए माइनर कैलिक्स पे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे किसका, नेफ्रॉन का, क्योंकि ये आपका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। चलिए अब बात करते हैं इसके बेसिक्स के बारे में। सो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज। जो भी किडनीज के जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट हैं वो हमारे क्या हैं, नेफ्रॉन है। ठीक, सो द क्लोज्ड इन इज इंटेंडेड टू फॉर्म द कप शेप्ड ग्लोमेरुलर कैप्सूल like the Bowman capsule, which is known as a Bowman capsule, which almost completely encloses a network of tiny arterial capillaries, which known as the glomerulus, which made by the single layer of the plated epithelial cells, which is more permeable than the other tubules, which made by the single layer of simple squamous epithelial cell। समझिए बात को कि ये जैसे कि हमारा आपका किडनी का क्या है, वोमेन्स कैप्सूल है ना, और जहाँ पे बाकी इधर के आपका और टिब्यूल्स हैं, ये आपके किधर होंगे, ये टिब्यूल्स हो गए और ये हो गए हमारा वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, और जो हमारे आर्टरीज वगैरह हैं वो यहाँ पे आके कैपिलरी जंक्शन बनाते हैं, यहाँ से होते हैं। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो इनका जो एपिथेलियल सेल है जो बना होता है किससे, फ्लेटेड एपिथेलियल सेल से, जिसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है इन ट्यूब्यूल्स के सेल से। तो यहाँ पे इजीली जो ब्लड है, ब्लड में जो आपके मेन वाटर कंटेंट हैं, वाटर के अलावा आपके जो आयंस हैं, शुगर हैं, एमिनो एसिड्स हैं, यूरिया हैं, क्रिएटिन वगैरह हैं, वो इजीली फिल्टर हो जाते हैं। इसलिए आपके सेल्स का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है। आपके ग्लोमेरुलस पे या बात करें वोमेन्स कैप्सूल पे सिंगल लेयर ऑफ फ्लेटेड एपिथेलियल सेल्स बना होता है, जबकि अदर ट्यूब्यूल्स पे इन एरिया पे आपका होता है सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, एसजीपी तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्यों? ठीक है, तो आंसर है क्योंकि उस एरिया का जो सेल्स हैं वो अलग होते हैं, वो सिंगल लेयर फ्लेटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इसलिए उनकी परमेबिलिटी वाटर के लिए अधिक होती है और इजीली वो वाटर को फिल्टर कर सकते हैं या फिल्टर हो जाते हैं आपके वोमेन्स कैप्सूल पे। ठीक है, एंड जो आपके ट्यूब की जिसकी लंबाई होती है अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग अबाउट द ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल कम्युनिकेटेड ट्यूब्यूल्स, देयर इज अ पीसीटी, द मिडलरी लूप which is known as the loop of Henle, and the distal communicated tubules which known as the DCT leading to the collecting duct। तो ये बेसिक आपके पार्ट्स हैं हमारे नेफ्रॉन के। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द किडनी रिसीव अबाउट 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट। जो भी हमारा कार्डियक आउटपुट है अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 लीटर हमारा होता है कार्डियक आउटपुट, तो उसमें से 20% जो है ना, वो आपके पहुंचता है रीनल आर्टरी के थ्रू किडनीज पे। Blood and these bloods enter through the afferent arterioles to the capillary network like the glomerulus। तो ये जो आपका ब्लड है वो पहुंचता कहाँ है, यहाँ से पहुंचता, ये आपका रीनल आर्टरी है, यहाँ से पहुंचता है इस कैपिलरी नेटवर्क पे जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये आपका वोमेन्स कैप्सूल है या ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोल सकते हैं। ठीक है, बिटवीन दिस कैपिलरी लूप्स आर कनेक्टिव टिश्यू फेगोसाइटिक mesangial cell which are part of the monocyte macrophages defense system। जैसे हम जानते हैं कि हर एक ऑर्गन के जो टिश्यूज़ हैं उनमें अपना ही सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है जो कि फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रोब्स को लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि बात करें लीवर में कफर सेल्स या कुफर सेल्स बोलते हैं, उसी प्रकार हमारे किडनीज पे भी, इन नेफ्रॉन्स पे भी मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग मेसेंजियल सेल। ठीक है, याद रखिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, द डिफरेंट अफरेंट आर्टियोल हैज लार्जर डायमीटर देन द एफरेंट आर्टियोल। जाहिर सी बात है क्योंकि ये ब्लड को ला रहा है, इसलिए इसकी जो डायमीटर साइज है वो बड़ा होता है आपके एफरेंट आर्टियोल से। ये आपका क्या है, अफरेंट है, ये हमारा एफरेंट है। ठीक है, क्योंकि इस पे हाई प्रेशर्स होते हैं और इसी हाई प्रेशर्स की वजह से ही फिल्टर होता है। आगे हम पढ़ेंगे, विच इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलस एंड ड्राइव द फिल्ट्रेशन अक्रॉस द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल। तो इसी वजह से लार्ज होते हैं ताकि ब्लड का अमाउंट और फ्लो हाई रहे, जिससे जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स हैं वो हाई हो। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, ये आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक ब्लड प्रेशर है जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 7.3
kPa, ठीक है। और जो यहाँ पे जो आपके ब्लड हैं उससे भी बनेगा ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि अपोजिट होगा इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से, उसका वैल्यू होता है 4 kPa। और आपके जो ये जो सेल्स हैं जहाँ पे आपके कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स हैं, जो ये प्रेशर लगाएंगे उसकी जो होती प्रेशर होता है 2 pK। तो जो नेट क्या होगा, नेट हमारा होगा 7.3 माइनस 4 प्लस 2, तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया 1.3 kPa। तो अल्टीमेटली इसका जो प्रेशर है वो हाई है इसके अपोज के प्रेशर से, इसलिए आपका इजीली जो ब्लड है वो फिल्टर होता है इस आपके ग्लोमेरुलर वुमेन्स कैप्सूल में या ग्लोमेरुलर सेल्स में, ठीक है, जिसे बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज अबाउट 1.3 kPa जो हमने यहाँ पे डिराइव किया, ठीक है। चलिए डिफरेंट आर्टिकल्स, अब क्या होता है जब यहाँ से ब्लड आ गया, कुछ फिल्टर हो गए, कुछ बचे ना, जो बचे हैं वो आपके इस एफरेंट आर्टिकल से आगे मूव करते हैं अपने कैपिलरी जंक्शंस पे, जहाँ पे जो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं जो इन सेल्स में क्रॉस करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको वो एक तरीके से नेटवर्क है हमारे आर्टरी और वेन्स का, जहाँ पे कैपिलरी एक्सचेंज होते हैं। क्यों ज़रूरी है, ताकि जो भी किडनी में जो नेफ्रॉन्स हैं उनमें भी तो रिक्वायरमेंट होती है ना ब्लड की, न्यूट्रिएंट की, ऑक्सीजन की सप्लाई की, और जो भी वेस्ट बनेगा, जो भी वो काम कर रहा है नेफ्रॉन, तो उसके क्योंकि जो भी आपका वाटर मीडिया है या फिल्टर है या आयंस वगैरह है वो ट्यूब्यूल्स में है, सेल्स में तो नहीं है। तो सेल्स की डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड, ब्लड डिमांड को एक तरीके से एफरेंट आर्टिकल फुलफिल करता है, न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करता है। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है किडनी से, किडनी के सेल्स में बनेगा ना वेस्ट प्रोडक्ट, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को इस वेंस के थ्रू, रिनल वेंस के थ्रू आपका पहुंचता है इस एरिया पे। ये वापस फिर जो अपना रिनल वेना के बाद है उससे पहुंचता है हमारे फर्दर हार्ट पे, ठीक है। सो द कैपिलरी नेटवर्क विच wraps around the remainder of the tubules allowing exchange between the fluid in the tubule and the blood stream. This maintain the local supply of oxygen and nutrients and remove the waste product. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी तरीके से आप यहाँ पे लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट इज द composition of the urine reflects exchange of substance between the nephron and the blood in the renal capillaries. तो जो भी यूरिन की कंपोजिशन है ना, आप जैसे कि ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल है ना, ठीक है, और ये हमारा क्या है कैपिलरी जंक्शंस हैं, ठीक है। तो आपका यूरिन यहाँ से आएगा, तो ये जो यूरिन है इसका जो कंपोजिशन है वो डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में कौन कौन से प्रोडक्ट है वो एक्सचेंज हो रहे हैं या रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे। सो द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आर एक्सक्रीटेड, वाटर and electrolyte levels like the sodium chloride, phosphate, calcium are controlled, and the pH acid base balance is the maintained by the excretion of hydrogen ion, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि इसके थ्रू जो है हमारे बॉडी के फ्लूइड मेंटेन रहते हैं। उसके अलावा जो भी आपके एक्सेसिव प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, प्रोटीन मेटाबोलाइट्स हैं, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं। और जो भी हमारे बॉडी के अंदर में जो पीएच है, एसिड बेस बैलेंस है, जो कि पढ़ेंगे हम अगले वाले टॉपिक में, तो उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके थ्रू भी जो आपका हाइड्रोजन आयन का जो एक्सचेंज है वो भी यहीं पे होता है, किडनीज पे, आपके नेफ्रॉन्स पे। तो हाइड्रोजन आयन से ही हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ऊपर नीचे होगा हमारे ब्लड पे, और हाइड्रोजन आयन से ही पीएच डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पर भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। सो देर आर 3 प्रोसेस इन्वॉल्व इन द यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में मेजर 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि फिल्टर होता है। सेकेंड इज द ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो कुछ जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो आगे इन ट्यूब्यूल से ये फिल्टर हुआ, यहाँ से वापस रीएब्जॉर्ब होगा, ठीक है। एंड थर्ड इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। कुछ जो ड्रग हैं, कुछ जो मेटाबोलाइट्स हैं, कुछ जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस फिल्ट्रेशन से फिल्टर नहीं होते हैं। तो वो आगे जाके जब एफरेंट आर्टियोल से जब आता है तो वो आपके यहाँ पे जो कैपिलरी एक्सचेंज होते हैं ना, उनके थ्रू ये आपके ट्यूब्यूल्स में वापस क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, जिसे बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। आगे हम पढ़ेंगे। जो नेट यूरिन आउटपुट है वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, मोस्ट ऑफ द वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ताकि समझ में आ सके। तो फर्स्ट इज द
filtration process या glomerular filtration process. This takes place through the semi-permeable wall of the glomerulus and the glomerular capsules. जो वुमेन कैप्सूल्स की बात करें, इसमें एक तरीके से ये आपका अकर्स होते हैं. So water and small molecules like the ions, glucose, urea, etc. are filtered through the filtration pressure. जो filtration pressure है जो हमने यहाँ पे डिराइव किया है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये आपका जो प्रेशर है ये हमारा m/Hg पे है और ये हमारा ये kPa पे है, किलो पास्कल्स पे है. तो उसके थ्रू जो है नेट प्रेशर जो आपके हाई होते हैं, जो आपके वुमेन्स कैप्सूल के थ्रू जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स हैं जिसकी प्रेशर हाई होता है, उसकी वजह से हमारे जो ब्लड के में जो आपके वाटर हैं, है ना, आपके वाटर हैं ये सब जो या फिर आपके आयंस हैं, ग्लूकोज हैं, यूरिया वगैरह हैं, वो इसमें फिल्टर होते हैं. ठीक है. एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स रिमेन अनफिल्टर. लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो आपके उस कैपिलरी से कैपिलरी की परमेबिलिटी भी होती है, बट एक लिमिट होती है. ऐसा नहीं कि सारे मॉलिक्यूल्स ही उस पर फिल्टर हो जाए, है ना. जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स के ड्रग हैं, आपके प्लेटलेट्स हैं, आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह हैं, वो फिल्टर नहीं होते हैं. ये आपको चार्ट ऑलरेडी दिया गया है कि कौन कौन से जो हैं आपके ये फिल्टर होते हैं और कौन कौन से आपके अनफिल्टर्ड रहते हैं. या हमारा अनफिल्टर्ड मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. जो कि लिक्विसाइड्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स हैं, ब्लड कंपोनेंट्स हैं एक तरीके से, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, एंड सम ड्रग्स, लार्ज ड्रग्स. ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स. इसके अलावा ड्रग की बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रोटीन बॉन्डेड ड्रग. जो भी प्रोटीन बॉन्डेड ड्रग हैं, अभी तो अभी समझ में नहीं आएगा, अभी जब बाद में पढ़ोगे पैथोफिजियोलॉजी वगैरह तो समझ में आएगा. क्योंकि बहुत सारे जो ड्रग हैं वो हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं लाइक एल्ब्यूमिन, उससे वो बाइंड रहते हैं. और क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं फिल्टर्ड नहीं होते हैं, तो इसलिए वो ड्रग भी उनके साथ में फिल्टर्ड नहीं होते हैं. बट उनका जो एक्सक्रीशन है आगे जाके ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू होता है, जो हम पढ़ेंगे आगे वाले पार्ट में. ठीक है, मतलब इसी वीडियो पे. सो द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द बोथ किडनीज ईच मिनट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. मतलब आपके दोनों किडनी में जितने भी नेफ्रॉन हैं वो पर मिनट कितने ब्लड को या कितने ब्लड को फिल्टर्ड करके वाटर या मॉलिक्यूल्स को ला रहे हैं, वो आपका है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो अप्रॉक्सीमेटली होता है 120 ml पर मिनट. मतलब हर मिनट जो है 120 ml फिल्टर्ड होता है हमारे किडनीज पे. तो अप्रॉक्सीमेटली बात करें पर डे की तो 180 लीटर पर डे जो ब्लड से वाटर हैं वो फिल्टर्ड होते हैं. तो आपको शायद शौक लग गया होगा कि 180 लीटर फिल्टर्ड होगा, यूरिन बनेगा तो हम कैसे क्या है, कैसा होता है नहीं जनरली, है ना. क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिल्ट्रेशन की, तो फिल्टर्ड होते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर एंड मॉलिक्यूल्स आर रीएब्जॉर्ब्ड बैक. लगभग कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं. और कुछ ही मतलब 180 लीटर में केवल 1 से 1.5 लीटर 1 to 1.5 लीटर ही यूरिन हम पास आउट करते हैं. बाकी जो वाटर कंटेंट हैं, जो आयंस हैं, वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं ड्यू टू द ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस. ओके. So nearly all of the filtrate is later reabsorbed from the kidney tubules by tubular reabsorption, which less than 1 to 1.5 लीटर excreted as a urine. केवल 180 लीटर फिल्टर कर रहा है जो हमारा वुमेन्स कैप्सूल है इस तरीके से, है ना. उसमें 180 लीटर पर डे की बात करें फिल्टर्ड होता है और ऑलमोस्ट जो हैं कम्प्लीटली क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं. और आगे जो यूरिन है वो केवल कितना होता है 1.5 लीटर पर डे. ठीक, क्लियर. चलिए, द रीनल ब्लड फ्लो एंड GFR इज रेगुलेटेड बाय द ऑटोरेगुलेशन प्रोसेस. क्योंकि हमारा जो किडनी है, यूरिन फॉर्मेशन है, एक तरीके से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पे रीनल जो ब्लड फ्लो है वो हमारे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अंडर में कंट्रोल होते हैं, इसलिए ऑटो रेगुलेट होते हैं. ठीक है. ये जो आपका रीनल आर्टरी से जो ब्लड आता है वो बेसिकली डिपेंड करता है हमारे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे, जिसका अमाउंट होता है 120 mmHg, है ना. तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेंटेन रखता है. अगर किसी कारणवश से रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो ये अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, अपने आप को सिग्नल्स भेज के जो रीनल परफ्यूजन रेट है या एब्जॉर्प्शन रेट है उसका चेंज कर सकते हैं. तो ये एक तरीके से ऑटो रेगुलेशन प्रोसेस के थ्रू GFR मेंटेन होता है. ठीक है. अगर आपका जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो गए हैं, किडनी फेलियर हो गया है, तब केस में आपका GFR मेंटेन नहीं होता. तो उस केस में आप
आपको एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। वो बहुत लंबा प्रोसेस है, जब किडनी खराब होते हैं तो की बात है। नेक्स्ट हमारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द वाटर एंड आयंस और मॉलिक्यूल्स आर रीअब्जॉर्ब्ड बैक बाय द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। 180 लीटर में केवल 1 से 1.5 लीटर ही हम यूरिन करते हैं, बाकी जो 179 लीटर अप्रोक्सीमेटली वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो लार्ज मॉलिक्यूल्स रिमेन अनफिल्टर्ड, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर रीअब्जॉर्ब्ड बैक पैसिवली एंड एक्टिवली इन द पीसीटी। कहाँ होते हैं ये, याद रखिए, ये होते हैं मतलब थ्रू आउट द ट्यूबल्स होते हैं, पीसीटी मैक्सिमम होते हैं। इन द पीसीटी होस्ट वॉल आर लाइंड विद द माइक्रोवेलाई टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। ऐसा नहीं कि पीसीटी में होते हैं, पीसीटी के अलावा डीसीटी, लिपोफिलिक सब में होते हैं, अलग जगह पे अलग होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे ही। मेनी सब्सटेंस आर द रीअब्जॉर्ब हियर इंक्लूडिंग द सम ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज। जो पीसीटी है इसमें क्या क्या होते हैं आपके वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आयंस, सोडियम आयंस, फ्लोराइड आयंस वगैरह, और हमारे ग्लूकोज। ठीक है, कुछ पैसिव होते हैं और कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं, मतलब कुछ अपने आप रिजर्व होते हैं सेलुलर प्रोसेस के थ्रू, और कुछ के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है खासकर ग्लूकोज के लिए। सम रिजॉर्प्शन ऑफ पैसिव बट सम सब्सटेंसेस लाइक द ग्लूकोज आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। तो ग्लूकोज के लिए हमारे किडनी सेल्स में पीसीटी में क्या होगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जिससे ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब होते हैं। 60 से 70% रिचेस टू द मेडुलरी लूप। अब इस पीसीटी से जो है ना कुछ एब्जॉर्ब हो गए और 70% आसपास जो हैं पहुंचते कहाँ पे हैं, मेडुलरी लूप पे, मतलब लूप ऑफ हेनले पे। मच ऑफ दिस स्पेशली वाटर एंड सोडियम एंड क्लोराइड इज रीएब्जॉर्ब्ड अगेन। यहाँ पे भी कुछ वाटर और आयंस वगैरह हैं रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, और केवल हमारा क्या है, लूप ऑफ हेनले। फिर आगे जाकर क्या होगा, ये अब होगा डीसीटी। तो इस डीसीटी पे केवल आपके 15% ही पहुंचते हैं, मांग चलिए, है ना। 15 to 20% रेजिस्ट टू द डीसीटी एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब इन डीसीटी विद द एक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर भी आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है, खासकर सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम वगैरह, वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, and most select electrolyte sodium chloride and resolve in density and the richest to the dilute urine to the collecting duct। तो जितने भी आपके मेजरली आयंस हैं, सोडियम है, क्लोराइड हैं, आपके पोटेशियम हैं, वो इस डीसीटी पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो डायलेटेड यूरिन है, मतलब किसमें वाटरी कंटेंट है, वो पहुंचते हैं हमारे कलेक्टिंग डक्ट पे। एंड इन द कलेक्टिंग डक्ट मोस्ट ऑफ द वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड। अब कलेक्टिंग डक्ट पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वाटर रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो याद रखिए, अब इसमें समझने वाली बात है, पीसीटी में क्या होगा, वाटर, आयंस, ग्लूकोज। लूप ऑफ हेनले में क्या हुआ, वाटर, आयंस। डीसीटी में क्या हुआ, मैक्सिमम आयंस हुए, और आपके मेन है ना, और आप कलेक्टिंग डक्ट में क्या हुए, एब्जॉर्ब आपके मेनली वाटर एंड सोडियम। तो ये याद रखिए, ये मेजरली आपके एरिया है जहाँ पे ये जो हैं क्या हो रहे हैं, रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, सम कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट लाइक द ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स डू नॉट नॉर्मली अपीयर इन द यूरिन, दे आर कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड अनलेस ब्लड लेवल आर एक्सेसिव। बहुत सारे जो एमिनो एसिड्स हैं, जो ग्लूकोज हैं, वो कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मली हैं तो। लेकिन कुछ कंडीशंस में अगर आपको बीमारी हो गया है, जैसे कि प्रोटीनूरिया या डायबिटीज़ हो गया है, तो उस केस में अगर आपके ब्लड के अंदर में एक्सेसिव ग्लूकोज है, ठीक है, जो ग्लूकोज है वो कितना होता है, ग्लूकोज हमारे बॉडी में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली बात करें 80 to 120 से 140 मान लेते हैं, 140 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल लेवल है, उस समय तक तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड के अंदर में मोर देन 160 mg पर डेसीलीटर हुआ, तब वो ग्लूकोज क्या होगा, हमारे किडनी पे आएगा, नेफ्रॉन पे आएगा, ट्यूबल्स पे आएगा, वहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू होता है, मतलब उनके लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, और ट्रांसपोर्टर्स की संख्या होती है लिमिटेड हमारे किडनीज पे, नंबर्स जो हैं होते हैं लिमिट होते हैं। तो एट टाइम जो हैं केवल
140-50 तक ही वो एब्जॉर्ब करते हैं। और हमारे ब्लड में 160 से ऊपर हो गया, समझने के लिए है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो ब्लड ग्लूकोज है या आपके यूरिन में जो ग्लूकोज हैं वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और वो हमारे यूरिन के थ्रू आते हैं। ठीक है, जितना अमाउंट हाई आएगा उसका मतलब है कि आपके ब्लड में अधिकता बढ़ती जाती है। इसलिए हम डायबिटीज़ केस में ग्लूकोज जो हैं आप यूरिन करते हो उसे टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, एंड द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्टेज प्रोडक्ट सच एज द यूरिया, यूरिक एसिड एंड केटनिन इज वेरी लिमिटेड। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है खासकर आपके नाइट्रोजन कंटेंट कंपोजिशन का, जैसे कि बात करें यूरिया का, यूरिक एसिड का या फिर केटनिन का, वो बहुत ही कम होता है। वो बेसिकली हम यूरिन के थ्रू पास आउट करते ही हैं। तो ये बेसिक हो गया सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का। यहाँ पे आपका ये ट्यूब्यूल्स है, ये कैपिलरी है, यहाँ से आपका वापस ब्लड में जाना को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। चलिए अब आते हैं हार्मोन्स दैट अफेक्ट द रीएब्जॉर्प्शन। बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो इस रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं या अल्टर करते हैं। सो फर्स्ट इज द एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका हार्मोन है जो कि वाटर सोडियम लेवल को मेंटेन करने के लिए होता है। सो बेसिकली इट इज सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स विच इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर इन द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं। कलेक्टिंग डक्ट पे आपके एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स होते हैं। इस एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स से बेसिकली जो आपका सोडियम ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। उसकी वजह से जो है एल्डोस्टेरोन वाटर सोडियम को रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड हमारा है एंटी डायोटिक हार्मोन, जिससे हम जिसोप्रेसिन भी बोलते हैं, विच इज़ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन विच इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ वाटर इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे जो है आपके जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट हैं कि जो सेल्स की परमेबिलिटी को इन्हेंस करते हैं वाटर के लिए, ताकि वाटर रीएब्जॉर्ब हो सके। नेक्स्ट हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन विच सीक्रेटेड बाय द पैराथायरॉइड ग्लैंड्स विद द कैल्सिटोनिन विच इज ए थायरॉइड हार्मोन। तो ये कैल्सिटोनिन के साथ रिलीज होते हैं जो कि कैल्शियम को बैलेंस करते हैं, कैल्शियम को रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सो पैराथायरॉइड हार्मोन रेगुलेट्स द या इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम द डिस्टल डीसीटी एंड दिस हार्मोन इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। अब रीएब्जॉर्ब करके ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, जबकि जो कैल्सिटोनिन है वो इसके अपोजिट है, वो आपके एक्सक्रीशन को बढ़ाता है ब्लड से। ठीक है, तो ब्लड का जो लेवल को कम करता है। नेक्स्ट हमारा है आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये आर्टेरियल इसलिए क्योंकि आपके जो कार्डियक में जो आर्टरिया है, आर्टरिया से रिलीज होता है। दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द आर्टरिया ऑफ द हार्ट इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेचिंग ऑफ द आर्टेरियल वॉल व्हेन ब्लड वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो आपके कार्डियक में जो आपके आर्टरिया हैं उन पे प्रेशर बढ़ेगा, है ना, क्योंकि हाईली ब्लड आएगा हमारे आर्टरिया पे। तो उस स्ट्रेचिंग की वजह से उसको रेगुलेट करने के लिए एएनपी आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड रिलीज होते हैं। और जो ये एएनपी क्या करता है, इट डिक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द पीसीटी। जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स हैं उस पर आपके जो प्रोबेबिलिटी है उसको अल्टर करके जो एब्जॉर्प्शन को कम करता है, ताकि मैक्सिमम जो आयंस और आपके जो वाटर हैं वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो सकें, ताकि जो विनस फ्लो है, विनस बैक फ्लो है हार्ट में, वो कम हो सके। कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम आएगा, आर्टरिया पे जो स्ट्रेचिंग है वो कम होगा। इसलिए जो किडनी है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन भी है, आपका फ्लूइड रेगुलेशन भी है, आपके आयंस रेगुलेशन भी है, आपके पीएच रेगुलेशन भी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, अब जो ट्यूब्यूल्स में वापस जो बहुत सारे जो अनफिल्टर्ड आपके कंपोनेंट्स हैं जो कि अफरेंट से इफरेंट में पहुंच गए थे, वो वहाँ से आपके ट्यूब्यूल्स में जब एक्सचेंज होते हैं ना, तो उस समय वापस ट्यूब्यूल्स में रीसिक्रेट या सिक्रेट होते हैं एक तरीके से विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिल्ट्रेशन कंप्लीटली आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस है, वो आपके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। लेकिन आपका जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है उसमें आपके एसिड ट्रांसपोर्टर या बेसिक ट्रांसपोर्टर जिसे OAT CAT वगैरह बोलते हैं। ठीक है, आप पढ़ोगे आगे, जब पढ़ोगे पैथोफिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी उस पर, तो उस पर डिपेंड करता है, ताकि बहुत सारे जो ड्रग हैं या जो प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्डेड ड्रग हैं वो बेसिकली
फिल्टर नहीं हो पाते हैं डायरेक्टली आपके फिल्ट्रेशन पे, तो वो इसके थ्रू आपके ट्यूबल्स पे आते हैं। Many of the drugs include the penicillin and aspirin may not be entirely filtered out the blood because of the short time. ठीक है, the remains in the glomerulus, such substances are cleared by the secretion from the peritubular capillaries into the filtrate within the convoluted tubules. The tubular secretion of hydrogen ion is important in the maintaining the normal blood pH. खासकर जो हाइड्रोजन आयन का जो सिक्रीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है हमारे पीएच को मेंटेन करने के लिए, जो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक, चलिए अब आते हैं एक ओवरव्यू लेते हैं। तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड ये आपका सपोज आर्टरी वगैरह है, यहाँ से आपका आर्ट्रियोल्स वगैरह कैपिलरी जंक्शंस हैं, या हमारा एफरेंट आर्टरी है या फ्रंट आर्ट्रियोल्स हैं। यहाँ से ब्लड आया, ब्लड आने के बाद इसकी जो प्रेशर से आपका क्या होगा, ये होगा फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद आप कंपोनेंट्स यहाँ आ गए, और जो बहुत सारे जो वाटर हैं, सोडियम है, पोटेशियम क्लोराइड है, ग्लूकोज वगैरह आते हैं, जो कि वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, खास किससे, एक्टिव और पैसिव। ये एक्टिव है और पैसिव दोनों से। ठीक है, ठीक, चलिए अब इसके बाद क्या होगा, ये वापस नीचे आएगा। बाकी जो मीडिया है, अब क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो आयंस वगैरह हैं वो रीअब्जॉर्ब हो गए हैं, तो जो आपका यूरिन क्या होगा, ये होगा आइसोटोनिक। मतलब इधर का जो फ्लूइड है और ये फ्लूइड हैं, जो कैपिलरी में जो फ्लूइड हैं, इस ट्यूबल्स में फ्लूइड हैं, उसका जो टोनिसिटी है वो सेम होगा। ठीक है, फिर ये पहुँचते हैं हमारे लूप ऑफ हेनले पे, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो वाटर हैं वो क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। तब क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा हमारा हाइपरटोनिक, क्योंकि आपका इसमें कंसंट्रेशन बढ़ गया, वाटर कम हो गया। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फर्दर पहुंचता है हमारा डीसीटी पे। डीसीटी पे हमारे होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किसके लिए, आयंस के लिए, जहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयन हैं वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। इसके अलावा इस डीसीटी एरिया पे, इसी एरिया पे जो है आपका कैल्शियम और फॉस्फेट भी रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक, ये जो एरिया है वो हमारा है मैक्युला डेंसा एरिया, जहाँ पे सोडियम सेंसर्स होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इस पार्ट में रीअब्जॉर्ब होते हैं। किसी कारणवश आपका जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का इधर हाई हुआ, इसका मतलब अगर सोडियम आयन प्रॉपर्ली रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ है ना, तो हमको तो रीअब्जॉर्ब करना ही करना है। तो उसके लिए जो ये मैक्युला डेंसा में जो सेंसर्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सोडियम सेंसर्स, वो एक्टिवेट होते हैं। और वो सेंसर्स हमारे जो किडनी के जो जेजी सेल्स हैं, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स हैं, जहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल्स वगैरह होते हैं, जंक्शंस होते हैं, उनसे एक एंजाइम से बोलते हैं रेनिन, उसको रिलीज़ कराते हैं। और ये रेनिन एंजाइम जो है फर्दर हमारे इससे क्या होकर रिलीज होगा, हमारा ब्लड में होगा रेनिन, जो कि फर्दर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। और इस एक्टिवेशन के थ्रू जो है हमारा सोडियम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ता है। इसके अलावा बहुत सारे काम है इसके, है ना। ये एल्डोस्टेरोन को भी बढ़ाता है। तो ये पढ़ेंगे आगे, या ऑलरेडी वीडियो बन चुका है इसका, आप देखिए जाके। तो यहाँ पे होते हैं सोडियम सेंसर, ठीक है। और कुछ जो बचे खुचे जो आपके आयंस वगैरह हैं वो हमारे इसी डीसीटी के एरिया पे जो आपका पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर सिस्टम है उसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, और कुछ आपके कलेक्टिंग डक्ट से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली एल्डोस्टेरोन्स काम करते हैं। एल्डोस्टेरोन्स बेसिकली इस जो है उसको एक्टिवेट करते हैं, है ना, और उसके थ्रू जो है सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम और वाटर साथ में ही काम करते हैं। जहाँ पे सोडियम जाएगा वहाँ पे वाटर जाएगा, ठीक है। और जो आपका डाइल्यूट यूरिन है वो आपका होगा पास आउट। कहाँ जाएगा ये, आप जाएगा आपके माइनर कैलिक्स पे, ठीक है। फिर जाएगा मेजर कैलिक्स पे, फिर जाएगा हमारा किस पे, यूरेटर पे, लास्ट में आप जाएगा ब्लेडर पे, ठीक है। ये पता होगा आपको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, समझते हैं यूरिन के बारे में। यूरिन क्या है, इसको काट दीजिए,
है ना। सो यूरिन इज अ क्लियर एंड अम्बर इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिन। यूरोबिलिन के प्रेजेंस की वजह से यूरिन का कलर क्या होता है, पीला होता है। विच इज अ बाइल पिगमेंट अल्टर्ड इन द इंटेस्टाइन्स रीअब्जॉर्ब देन द एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। तो ये यूरोबिलिन की वजह से कलर होगा। तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि आपकी यूरिन का कलर येलो या अंबर क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिन विच इज अ बाइल पिगमेंट। एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अबाउट 1020 टू 1030 एंड pH इज अराउंड 6। जो नॉर्मल pH है यूरिन का होता है 4.5 to 8। एंड हेल्दी एडल्ट पासेस फ्रॉम 1 लीटर टू 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, ये आपके बेसिक कंपोजिशन है यूरिन का, जहाँ पे वाटर, यूरिया, वाटर में वाटर होते हैं, कुछ यूरिया होते हैं, कुछ यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम वगैरह होते हैं, कुछ क्लोराइड वगैरह होते हैं। तो इनका लेवल अल्टर्ड होने से भी हम किडनी डिसीज को जान सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द या डिटेल्ड अबाउट द नेफ्रॉन एंड द फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.